हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वन शॉट में आज हम लोग करने वाले रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि रिसोर्स क्या होता है। एवरीथिंग विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ठीक है, हर ऐसा एक रिसोर्स जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल और इकोनॉमिकली फीजिबल। यानी कि हर एक टेक्नोलॉजी की मतलब हम लोग के पास ऐसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि हम लोग उसको एक्सेस कर सकें, फिर हर एक कल्चर उसको एक्सेप्ट कर सकें और वो इकोनॉमिकली सबके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो उसको ले सके। ठीक है, उसके बाद आता है कि रिसोर्स जो होता है वो फ्री गिफ्ट नहीं होता है नेचर का। ठीक है, उसको मतलब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ह्यूमंस। उसके बाद जो रिसोर्सेज होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में क्या किया जा सकता है, क्लासीफाई किया जा सकता है। बायोटिक एंड बायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग। बायोटिक मतलब होता है लिविंग जैसे कि लाइफ स्टॉक हो गया, हमारा ह्यूमंस हो गया, है ना। ए बायोटिक हो गया तुम्हारा लाइफ स्टॉक। ठीक है, ए बायोटिक हो गया तुम्हारा नॉन लिविंग जैसे कि कोल, मिनरल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जो हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल यानी कि हम लोग जो रिन्यू नहीं कर सकते, रिप्लेनिश नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोल हो गया हम लोग का नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल हो गया हम लोग का सोलर एनर्जी। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल यानी कि जो एक जन या उसका फैमिली ओन कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा लैंड। कम्युनिटी ओन हो गया जो कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन कर सकता हो, जैसे कि पब्लिक पार्क हो गया तुम्हारा। ठीक है, पब्लिक जो भी फैसिलिटीज़ होता है, पब्लिक पार्क वगैरह। फिर आता है नेशनल, यानी कि जो कि एक नेशन ओन कर सकता है। जो नेशन यानी कि नेशनल रिसोर्सेज होता है उसमें इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज भी आता है। फिर आता है नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज में आ जाता है 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी ओशन वाटर होता है, मतलब वो आ जाएगा तुम्हारा, यानी कि 22.2 किलोमीटर तक जितना भी ओशन वाटर आता है वो गया है हम लोग का नेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज के लिए 200 नॉटिकल माइल्स से बियॉन्ड जितने भी ओशन वाटर हैं वो आ जाएगा तुम्हारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो कि कोई भी ऐसे ही उसको ओन नहीं कर सकता, उसको लेने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का परमिशंस लेना पड़ता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का परमिशन चाहिए होता है, क्या समझे, है ना। तो ये हो गया हम लोग का इंटरनेशनल रिसोर्सेज। फिर आते कुछ ऐसा रिसोर्सेज होता है जो कि आ जाता है डेवलप्ड, पोटेंशियल, स्टॉक और रिजर्व के अंदर। पोटेंशियल रिसोर्सेज कुछ ऐसा रिसोर्सेज होता है यानी कि कोई एक एरिया में कुछ रिसोर्सेज मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास मतलब हमको पता है कि वहाँ पे वो रिसोर्सेज है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं, पर हम लोग के पास उतना अच्छा सा मनी नहीं है, हमारा उतना अच्छा सा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि हम लोग उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल जो राजस्थान में तुम्हारा हो गया सोलर एनर्जी, फिर गुजरात में हो गया तुम्हारा विंड एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जो कि जिसका क्वांटिटी और क्वालिटी हम लोग को पता होता है और वो यूज़ भी हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग का हो गया कोल। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा स्टॉक कुछ ऐसा रिसोर्सेज होता है जो कि जिसके पास इतना इनफ पोटेंशियल होता है कि हम लोग का ह्यूमन नीड्स को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, बट हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं होता है कि हम लोग उसको यूज़ कर सके। ठीक है, उसके पास पोटेंशियल होता है जो कि हम लोग को नीड टू सेटिस्फाई कर दे, बट हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं होता है कि हम लोग उसको यूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल हम लोग को पता है कि हम लोग H2O से H2 और O2 बना सकते हैं, बट हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग इसको बना सके। उसके बाद आ जाता है रिजर्व स्टॉक का एकदम उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होता है कि हम लोग उसको यूज़ कर सकें, बट हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। फॉर एग्जांपल जो डैम्स में वाटर होता है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है इन अ ह्यूज अमाउंट, बट हम लोग स्मॉल अमाउंट में करते हैं, बाकी सब हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट फॉर फ्यूचर यूज़। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो कुछ रिसोर्सेज जो होता है वो क्या होता है कि इनडिस्क्रिमिनेटली जो ह्यूमंस उसे यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसा रिसोर्सेज होता है जो कि बस थोड़े से ही इंडिविजुअल उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हम लोग के पास 10 जन हैं एक रिसोर्स को लेने के लिए, बट हम लोग बस 5 जन को ही देते हैं, 5 जन को नहीं देते हैं।
क्योंकि वो 5 जन डबल डबल करके ले लेता है ताकि इन 5 के पास नहीं बचे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रीड हो गया उन 5 का कि हम लोग को ही मिलना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर आता है कि कुछ कुछ ऐसा इस वजह से जो अभी हमने बताया कि डिप्लीशन के चलते क्या हो रहा है, जो सोसाइटी हो रहा है 2 हाफ में बढ़ जा रहा है, यानी कि एक के पास है और एक के पास नहीं है, हैव एंड हैव नॉट, रिच एंड पुअर में बढ़ जा रहा है। उसके बाद आता है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो एक्सप्लॉइट हो रहा है रिसोर्सेज उसके वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एट्सेट्रा। उसके बाद देखते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए और बिना डैमेज किए द इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर कुछ डेवलपमेंट फिर भी हो रहा है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कि डैमेज नहीं हो रहा है, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, अगर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर आता है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। ये क्या होता है? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट होता है, ये हुआ था जून 1992 में रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो एक जगह है जो कि है ब्राज़ील में। तो क्या हुआ था कि ZIL है, हाँ। तो कुछ क्या हुआ था एक बार कि 1992 जून में एक जगह है ब्राज़ील में जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। वहाँ पे 100 स्टेट्स के हेड यानी कि मुखिया आए थे। क्या करने आए थे? हम लोग को मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस टाइम इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम हो रहा था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट ग्रीड हो रहा था, यानी कि हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत था इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लाने के लिए द ग्लोबल लेवल। तो क्या हुआ था, 100 हेड्स ऑफ द स्टेट आए थे और आने के बाद वो लोग क्या किए थे, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिकल चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइन किए थे और एजेंडा 21 को अडॉप्ट किए थे। किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फॉर द 21st सेंचुरी। अब सबसे पहली बात कि ये जो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट है, ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था जिसमें कि 100 हेड्स ऑफ द स्टेट आए थे। ये हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ठीक है, और क्या हुआ था, इसका जो मेन एम था वो क्या था कि फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और जो भी उस टाइम जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसको हटाने के लिए। ठीक है, तो वैसा ही हुआ अंत में, बट कैसे? एजेंडा 21 को अडॉप्ट करके और द ग्लोबल क्लाइमेटिकल चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में साइन करके। ठीक है, एजेंडा 21 क्या होता है? एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन था जो कि वर्ल्ड लीडर्स साइन किए थे 1992 अंडर UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो साइन किए थे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, जो कि एम करता है एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एट ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और पॉवर्टी वगैरह को भगाने में। अब देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है। जो भी रिसोर्सेज होता है वो सबके पास एकदम एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, मतलब इतना तो होना चाहिए ना कि सब लोग यूज़ कर सके, क्योंकि भगवान ने 1-2 जन के लिए यूज़ करने के लिए नहीं बनाया, उसने सबके लिए यूज़ करने के लिए बनाया। तो सबके पास होना चाहिए वो रिसोर्सेज। तो जो भी होता है तो कुछ कुछ जन के पास ही जा पाता है, सबके पास नहीं जा पाता है। जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट है। वैसे अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत ज़्यादा है, पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत कम है। वैसे ही राजस्थान में क्या होता है कि सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है पर पानी की बहुत कमी है। फिर हम लोग का लद्दाख में भी पानी की बहुत कमी है बट कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ एग्जांपल है कि एक जगह पे बहुत कमी है किसी चीज़ का तो वहीं उसी जगह में बहुत ज़्यादा भी कोई चीज़ है। जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी की कमी है, मतलब सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है बट वाटर रिसोर्सेज की कमी है ना, इन राजस्थान। अब हम लोग देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ना, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद उसको इन्वेंट करना है कि हम लोग कैसे जा सकते हैं वहाँ तक। जैसे कि हम लोग आइडेंटिफाई किए कि जैसे कि हम लोग आइडेंटिफाई किए एक ऐसा रीजन है जिसमें कि सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग पहले उसको आइडेंटिफाई किए, फिर इन्वेंट कर रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको हटा सकते हैं। ठीक है, इसी में क्या आ जाता है, सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव
मतलब कि कितना क्वांटिटी में उसको चाहिए, कैसा क्वालिटी में चाहिए, मतलब हम लोग को पूरा सर्वे वर्वे करना पड़ेगा ना। तो उसी में क्या होता है कि प्लानिंग स्ट्रक्चर बन जाती है कि हम लोग अगर ऐसे से करेंगे, वहाँ पे अगर एक सोलर पैनल को इंसर्ट कर देंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाने लगेगा, है ना। तो वैसे ही फिर देखेंगे कि हाँ इससे हम लोग का पूरा ओवरऑल कंट्री में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा होगा तो हम लोग वैसा कर देंगे, अगर हो रहा होगा तो हम लोग नहीं करेंगे, है ना। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सबके नीड के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, पर किसी के ग्रीड के लिए नहीं है। ओनली फॉर नीड है पर फॉर ग्रीड नहीं है, यानी कि सब देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग का लैंड रिसोर्सेज। जो लैंड होता है ना वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, क्योंकि लैंड के बिना कुछ नहीं। अब लैंड है तभी आप उसमें हाउस बना सकते हो, फैक्ट्री बना सकते हो, फॉरेस्ट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। बट अगर वहाँ पे लैंड है ही नहीं तो आप कुछ भी नहीं बना सकते, हवा में तो नहीं ना रख दोगे। तो लैंड जो होता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन वगैरह सब चीज़ को, सभी एक हर एक चीज़ को लैंड जो होता है सपोर्ट करता है। लैंड के बिना कुछ भी नहीं है, सिंपल वर्ड्स में। फिर देखते हैं कि लैंड का जो यूटिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है। तो जो लैंड होता है ना वो फॉरेस्ट यूज़ कर सकती है, रोड्स वगैरह बन सकते हैं लैंड्स में, उसके बाद बिल्डिंग्स बन सकती है, स्कूल कॉलेजेस बन सकते हैं, है ना। फिर नेचुरल हैबिटेट्स बन सकता है, आर्टिफिशियल हैबिटेट्स बन सकता है सभी का, है ना। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना। फिर देखते हैं कि लैंड यूज़ पैटर्न क्या क्या है इंडिया में। जो इंडिया है ना उसमें अलग अलग टाइप से लैंड यूज़ किया जा सकते हैं। कहीं पे फॉरेस्ट, कहीं पे बैरन लैंड्स है, अनकल्टिवेबल है, कहीं पे नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस है, कहीं पे परमानेंट पैस्चर बन गया है, ग्रेजिंग लैंड्स बन गया है। फिर कहीं पे ट्री वगैरह उगाए जा रहे हैं, ग्रोव्स वगैरह उगाए जा रहे हैं क्रॉपिंग के लिए। फिर कहीं पे कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, फिर करंट फैलो, फिर नेट सोन एरिया वगैरह है। ठीक है, इतना मतलब वे से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंडिया में एक लैंड को। फिर देखते हैं लैंड डिग्रेड क्यों कर रहा है, उसको हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं। मेन कॉज जो होता है ना वो हो रहा है हम लोग का डिफॉरेस्ट्रेशन। तो डिफॉरेस्ट्रेशन को हटा करके हम लोग क्या ला सकते हैं, एफॉरेस्ट्रेशन ला सकते हैं। फिर माइनिंग हो रहा है बहुत जगह में, तो हम लोग माइनिंग को स्टॉप भी नहीं करेंगे तो बहुत अमाउंट तक कम कर सकते हैं ना। अब कि हम लोग को चाहिए कुछ गोल्ड ओर्स, ठीक है, बट हम लोग वहाँ पे चाह रहे हैं कि हम लोग को मान लीजिए ज़्यादा नहीं चाहिए, कुछ कुछ और चाहिए, लाइक 1 टन चाहिए, मतलब एक नहीं 100 टन चाहिए। तो हम लोग वहाँ से निकाल रहे हैं 1000 टन गोल्ड, तो वो पूरा एरिया ही क्या हो गया, एकदम मतलब वेस्ट हो गया, कुछ काम ही नहीं आएगा। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग कारण हो रहा है एक, तो ग्रेजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ओवर इरिगेशन कारण हो रहा है तो इरिगेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। पोल्यूशन कारण हो रहा है तो पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ को कंट्रोल करने में और एक सीमित मात्रा में यूज़ करने से क्या होता है कि हम लोग का जो लैंड है वो प्रोटेक्ट हो सकता है। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल जो रिसोर्स होता है उसको क्लासिफिकेशन 6 टाइप में होता है। अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, फिर लैटेराइट सॉइल और अरीड सॉइल। अलूवियल सॉइल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल होता है, ठीक है। अलूवियल सॉइल इज़ हाईली फर्टाइल। वो 3 टाइप में डिवाइड हो, मतलब 2 टाइप में डिवाइड हो सकता है, भांगर और खादर, ठीक है। और ये जो अलूवियल सॉइल है ना वो सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर है, वो बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल है। 3 पॉइंट मिल गया हम लोग को। उसके बाद जो ये है ना, ये एंटायर नॉर्दर्न प्लेन ही अलूवियल सॉइल से कवर्ड है, 4 पॉइंट मिल गया। ये सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलकर के बना है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। 5 पॉइंट हो गया हम लोग का अलूवियल सॉइल में। उसके बाद आता है हम लोग का ब्लैक सॉइल। 2 पॉइंट तो इसका यही हो जाएगा कि फर्स्ट पॉइंट कि इसको ब्लैक सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है। सेकंड पॉइंट कि इसको रेगर सॉइल बोला जाता है, REGUR, क्योंकि ये ब्लैक इन कलर होता है। थर्ड की बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल होता है। फोर्थ की सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। फिफ्थ की फाइन इन टेक्सचर और क्ले इन नेचर होता है, ठीक है। 5 पॉइंट हम लोग का इसका ही मिल गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग का रेड एंड येलो सॉइल। 1 पॉइंट इसमें होगा कि ये रेड और येलो होता है इन कलर ड्यू टू आयरन कंटेंट, क्योंकि उसमें आयरन की प्रेजेंस होती है इसीलिए वो रेड और येलो कलर का दिखता है। फिर सेकंड
सेकेंड हो गया कि इट्स नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। थर्ड हो गया कि इट इज़ लेस फर्टाइल। चौथा हो गया कि अगर इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एडिक्वेट डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स वगैरह डालेंगे तो इट लैक्स मॉइस्चर। लैटेराइट सॉइल, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ऑफ सॉइल हो जाएगा नंबर 1। नंबर 2 में आ जाएगा कि इट इज़ ह्यूमस रिच। नंबर 3 कि इट सपोर्ट्स, क्या सपोर्ट करता है, कल्टीवेशन, वेजिटेशन। नंबर 4 कि इट इज़ फर्टाइल सॉइल। एंड नंबर 5 कि it is acidic in nature. Arid soil is from red to brown in color. Number 1. Number 2, they are sandy in texture. Number 3, they are saline in nature. ठीक है। नंबर 4, इट लैक्स ह्यूमस। एंड नंबर 5, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। फिर आता है फॉरेस्ट सॉइल। नंबर 1, दे आर लोमी। नंबर 2 कि दे आर फाउंड इन द हिमालयाज। नंबर 3, इट इज़ फाउंड इन द हिली रीजन्स। नंबर 4, it is found in the regions where sufficient rain is available। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। सॉइल इरोजन यानी कि कुछ कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसकी वजह से टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है वो इरोड हो जाता है, हट जाता है। अब सॉइल इरोजन के भी कई टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर एक शीट ऑफ सॉइल, एक सॉइल में बहुत सारे लेयर्स हो सकता है, अब उसका एक शीट जो है वो हट जाए तो उसको बोलते हैं शीट इरोजन। ठीक है। अब अगर एक उसमें इस टाइप से गली बन जाए, ठीक है, और यहाँ सब ये सब इरोड हो जाए, ठीक है, ये सब ऐसे ऐसे करके अलग अलग वेन्स टाइप का बन जाए, इरोड हो जाए, इसको बोलते हैं गली इरोजन। ठीक है। उसके बाद आता है विंड की वजह से अगर इरोड हो जाए तो विंड इरोजन। वाटर की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ पानी का बहाव आ रहा है, उसकी वजह से हट जाए तो वाटर इरोजन। ठीक है। और भी बहुत टाइप की इरोजन होते हैं। अब चंबल बेसिन में जो बैड लैंड्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवाइंस। रेवाइंस बोलते हैं, रेवाइंस। ठीक है। अब जैसे कि इतना सारे इरोजन जो होता है उसके लिए सॉइल को कंजर्व भी तो करना ज़रूरी है। तो टेरेस कल्टीवेशन एक मेथड हो गया तुम्हारा। स्ट्रिप क्रॉपिंग एक मेथड हो गया तुम्हारा। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस जो होते हैं ना, वो जैसे कि यहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है, यहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है, यहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है, तो इसमें जो है ग्रासेस को लेफ्ट कर दिया जाता है ग्रो करने के लिए टू ब्रेक द फोर्स ऑफ विंड, कॉल्ड एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। फिर आता है टेरेस कल्टीवेशंस, जो स्लोप्स है उन सब में ऐसे ऐसे करके जो कट्स हो जाता है। ठीक है। और इस टाइप से जो एक बाई एक करके ट्रीज़ को बना दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि सॉइल को पकड़ करके रखते हैं, और जो होता है तो ये क्या करता है, हवा का बहाव को तोड़ देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो सॉइल होता है वो इरोड नहीं होता है। तो इट इज़ कॉल्ड एज टेरेस कल्टीवेशन। और आखिरी मेथड होता है कॉन्टूर प्लॉइंग। यहाँ पे क्या किया जाता है कि कॉन्टूर लाइंस यानी कि एकदम यहाँ पे इतना जगह में क्या कर रहा है, ये जो फेंस टाइप का होता है इसमें क्या किया जाता है, ट्रीज़ को ग्रो करने दिया जाता है, जिसके वजह से साइड साइड से जो है वो विंड घुसता नहीं है अंदर, जिसके वजह से क्या होता है कि क्रॉपिंग बचा रहता है। तो इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्टूर प्लॉइंग। तो यही था पूरा चैप्टर। नाउ इट इज़ ओवर। टिल देन के लिए थैंक यू, बाय बाय।